हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको डच वाले चैप्टर में पढ़ने में सुविधा जाएगी और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डच। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है पहले से ही कि डच जो है हॉलैंड के निवासी थे, या हम कह सकते हैं नीदरलैंड के निवासी थे। जिस प्रकार से हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ने के लिए उनके पृष्ठभूमि को जानना था, उसी प्रकार से हम लोगों को डच के बारे में भी पढ़ने के लिए पहले उनके पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा कि यूरोप में उन लोगों की स्थिति क्या है। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर यूरोपीय की कंपनियों में बात करें तो पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा, और कब आया था? तो 1498 में। और यही अगर बात करें डच भारत कब आए थे तो वही 1602 ईस्वी की तरफ आए हैं। तब आप ये कह सकते हो लगभग डचों को भारत आने में 1 सदी लग गई। आप समझ लो 1602 1498, 100 साल से ज़्यादा अंतर है। तो इतना साल क्यों लग गया? क्यों इतने दिन डच यहाँ पे नहीं आ पाए? तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जब वास्को डी गामा 1498 में आया, उसके बाद में जब डचों की 1503 में प्रथम फैक्ट्री लगी, उसके बाद में गवर्नर बनकर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया था? तो 1505 से 1509 तक वो गवर्नर रहा। 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा, और उसने एक नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति। उसने शांत जल की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत उसने एक निर्धारण किया था कि अगर ये देखो, ये आप भारत है, और भारत में इधर ये बोला जाता है पश्चिमी तट, और ये बोला जाता है पूर्वी तट। तो कहा, और इधर बोला जाता है अरब सागर, और इधर क्या है? यह है बंगाल की खाड़ी। उसने एक नियम बनाया था शांत जल की नीति के अंतर्गत। उसने कहा था कि अगर कोई भी विदेशी या कोई भी भारतीय अगर अरब सागर से भारत में प्रवेश करता है तो उसे पुर्तगाली गवर्नर से कार्ड लेना पड़ेगा। कार्ड का मतलब होता था परमिट। उसे परमिट लेना पड़ेगा। अब क्या होगा? जब कोई परमिट लेगा तभी भारत के मुख्य भूमि पर प्रवेश कर सकता है, तब तक नहीं प्रवेश कर सकता है। जिसके चलते अब क्या होगा? क्या पुर्तगाली लोग डच को या ब्रिटिश को या फ्रांसीसियों को क्या ये परमिशन देंगे कि वो यहाँ पे भारत में आके व्यापार करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी हमारे सामने आए। हर आदमी चाहता है कि किसी क्षेत्र में मैं बस अकेला ही रहूं। जिसके चलते पुर्तगाली लोग इनको आने नहीं देंगे। ये तो हुई भारत की स्थिति। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूरोप में डचों की क्या स्थिति है, तो 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत की जलीय मार्ग की खोज की थी, तब से पुर्तगाली के जितने भी गवर्नर होते थे यहाँ से माल को भिजवा देते थे, कच्चा माल, और वो पुर्तगाल पहुँच जाता था। अब पुर्तगाल में क्या होता था? तो पुर्तगाल में जितने भी अलग अलग देश थे, या कह सकते हो यूरोप के जितने भी देश थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, इसके अलावा फ्रांसीसी हों, डेनिश हो, डच हों, ये सब क्या करते थे? पुर्तगालियों से सामान खरीद लिया करते थे और अपने अपने अलग अलग देशों में उसका कह सकते हो उसको बेचा करते थे। अब धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे ये समृद्ध देशों में गिनती इनकी आने लगी थी। अब इन्होंने क्या किया था? धीरे धीरे जो इसमें अपना मूल्य था वो बढ़ाने लगे थे। कहने का मतलब अगर वो पहले 5 रुपये कोई चीज़ बेचते थे, उसको 8 रुपये बेचने लगे थे। तो इसके चलते जितनी और अलग अलग जो देश थे उनको प्रॉफिट होना कम हो गया था। इसके चलते उन्होंने, अब हम बात करेंगे डचों की, तो डचों ने सोचा कि क्यों ना अब हम लोग आगे चल के हम ही क्यों नहीं व्यापार करते भारत से, हम क्यों पुर्तगालियों से ले रहे हैं। अब क्या था? अगर हम बात करें 1591 की तरफ, तो उस समय जो डच था, या कह सकते हो जो हॉलैंड था, वो जो है 7 प्रांतों में बटा था। 7 प्रांतों में बटा था। और क्या हुआ? उसका एकीकरण किया गया और एक संघीय सरकार बनाने का प्रयास किया गया।
संघीय सरकार बनी लेकिन असफल रही, परंतु 1596 तक कई लोगों को भारत की तरफ भेजा गया, लेकिन भारत तो नहीं आ सकते थे। तो आप देखेंगे भारत के दक्षिण में एक यहाँ पे देश पड़ता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इन लोगों ने भारत न जाकर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र चुना, क्योंकि हम लोग इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से चलकर फिर भारत में एक दिन सिस्टम बनाएंगे, तब हम लोग व्यापार करेंगे। ये लोग इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आते हैं और यहाँ से ये लोग व्यापार करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये अपनी पहुंच भारत में बनाते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में धीरे धीरे इनका कब्जा होगा, परंतु आगे जब ब्रिटिश आते हैं तो उन पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। परंतु अब हमें पढ़ना है कि इंडोनेशिया किस तरीके से आया और किस प्रकार से इन्होंने व्यापार किया। इन तमाम बातों को हम लोग ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में हम लोग लाइन से पढ़ते हैं। इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से डच इतने दिन बाद यहाँ पर आए और क्यों नहीं भारत आ पा रहे थे। अब डच में सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, ये कहाँ के निवासी थे? तो अभी आपने पढ़ा नीदरलैंड। अब क्या होता है, 1596 ईस्वी में कार्नेलिस या कार्नेलियस डे हस्तमान भारत आता है और उसने सबसे पहले, या कह सकते हो ये सुमात्रा वाले द्वीपों में पहले गया था, सुमात्रा वाले क्षेत्र में गया और उसने देखा कि अगर हमें यहाँ ज़्यादा दिन तक व्यापार करना है तो हमें कंपनी बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बनाई थी उस तरीके से इन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई और 1602 में एक कंपनी बनाई जिसको कह सकते हैं वेरेनिग्दे ओस्ट इंडिशे, या हम इसको कह सकते हैं यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने 1602 ईस्वी में वेरेनिग्दे ओस्ट इंडीसे, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब यह कंपनी एक इस तरीके से थी, ये क्या थी, ये सहकारिता पर आधारित थी, सहकारिता पद्धति, या हम कह सकते हैं कार्य पद्धति या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। पूछा जाएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस पद्धति पर आधारित थी, तो हम लोग बताएंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सहकारिता पद्धति या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। इसके अलावा यह एक संयुक्त कंपनी थी, यह एक संयुक्त कंपनी थी। इसमें क्या था कि इसमें शेयरधारी अपना शेयर लगाते थे और उन्हें फिर प्रॉफिट मिलता था। कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट का या लाभांश का 18% भाग देती थी। कह सकते हो कंपनी अपने शेयर धारकों को कितना 18% लाभ देती थी। इसके अलावा इस कंपनी को बनाने के लिए या इस कंपनी को चलाने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस कंपनी को चलाने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और यह कंपनी टोटल कह सकते हो 65 लाख गिल्डर में बनकर तैयार हुई। इसमें जो कंपनी के प्रमुख होते थे, तो हम कह सकते हैं कंपनी के प्रमुख लोगों को फैक्टर कहा जाता था। कंपनी के प्रमुख लोगों को या प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था और साथ ही साथ कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था। इस प्रकार से कंपनी ये बनकर तैयार हो गई है और ये अब धीरे धीरे इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्रों में अपना व्यापार करेगी। यह जो है कंपनी अपने जितने भी शेयरधारी थे उसको 18% भाग देती थी लाभ का। इसके अलावा 17 सदस्यीय टीम गठित की गई जो पूरे कंपनी की रूपरेखा तैयार करके किस प्रकार से काम करना है वो देखेगी। इसके अलावा ये कंपनी जो है 65 लाख गिल्डर में बनकर
तैयार हुई थी। अब और भी कई पॉइंट बनते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इंडोनेशिया क्षेत्र में जाकर अपना परचम फहराया। इन लोगों का मुख्य जो व्यापार था, पहले तो मसाला था, फिर इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने सूती वस्त्रों पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मसाला जो ज़्यादातर ले जा रहे थे तो वो पुर्तगाली लोग ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने 1602 में तो कंपनी स्थापित कर दी है। इसके बाद में तो क्या 1602 में ही ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में एक वो वांटम द्वीप पड़ता है, उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए जा रहे हैं और 1605 ईस्वी में इन्होंने अम्बायना पर कब्जा कर लिया। ये भी इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये लोग पहले भारतीय ना जाकर, या कह सकते भारत ना जाकर पहले ये इंडोनेशिया पहुंचे थे और इनको वहां से मसालों की पूर्ति भरपूर मिल रही थी, इसलिए ज़्यादा भारत की जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य के पास जितना आता जाता है वो लालच के बागडोर में बढ़ता चला जाता है। अब ये धीरे धीरे भारत की ओर जाएंगे। अब क्या होता है, 1605 ईस्वी में इन्होंने अम्बायना पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1619 में इन्होंने क्या किया, बोटेविया शहर की स्थापना की। अब इन्होंने एक काम और किया था जो पुर्तगालियों ने नहीं किया था। इन लोगों ने क्या किया, 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लेन देन की प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से आधुनिक किया जाए, जिसके चलते इन्होंने एक्सचेंज बैंक की स्थापना की थी। और 1614 में इन लोगों ने बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की। अब लेन देन की प्रक्रिया जितनी भी होगी वो एक्सचेंज बैंक के माध्यम से होगी और बैंक ऑफ एम्स्टर्डम के माध्यम से होगी, क्योंकि ये भैया क्या थी, ये तुम्हारे हॉलैंड की या नीदरलैंड की राजधानी थी। इसके अलावा अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे मलक्का वाले क्षेत्र पे कब्जा करेंगे। इन्होंने मलक्का कब्जा किया। इसी प्रकार सीलोन कह सकते हो 1658 में इन्होंने सीलोन या कह सकते हो श्रीलंका वाले क्षेत्र पे कब्जा किया। ये तो हुई अपने देश के बाहर इंडोनेशिया वाले में, परंतु इन्होंने भारतीय वाले क्षेत्रों में भी अपना परचम फहराया और धीरे धीरे अपनी कंपनियां स्थापित की। तो उसमें पेपर में ज़्यादातर इनके पूछ देता है कि डचों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, या बालासोर हो गया, ये इन तमाम फैक्ट्रियों को बारी बारी से पूछता है कि कब और कहाँ स्थापित की गई। तो मैं उसको सारणीबद्ध करके आपके सामने रखूँगा, आप सब उसको लिख लीजिएगा। आप सब अब सारणी बनाइएगा और लिखिएगा, डचों द्वारा भारत में स्थापित कंपनियां। डचों द्वारा भारत में स्थापित कोठियां या कंपनियां। बहुत से बच्चों का प्रश्न एक रहता है कि अगर इन्होंने यहाँ पे कंपनियां लगाई थी तब तो भारत को प्रॉफिट होना चाहिएगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कंपनी लगती है तो उस कंपनी का कह सकते हो विकास ही होता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा उनकी दुर्दशा क्यों उन क्षेत्रों की हो गई। तो उस समय कंपनी का मतलब ये नहीं होता था कि कंपनी वहाँ पे लगा दी, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं था। कंपनी का मतलब होता था फैक्ट्री या कह सकते हो कोठी। ये लोग क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में ना जाकर, जैसे एक मंडली मान लीजिए, अब यहाँ पे माना कि हम इनकी बात कर लेते हैं पुर्तगालियों की। अब पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोली थी, इसी तरीके से डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। अब क्या होगा, अब पता चला कि अगर यहाँ से कोई यहाँ से थोड़ा माल खरीदा, यहाँ से माल खरीदा, यहाँ से माल खरीदा, अब इनको एक जगह पे तो रखना पड़ेगा। यहीं से फिर जब हवाई जहाज की, या हवाई जहाज नहीं कह सकते हो, पानी वाले जहाज के माध्यम से ये यूरोप भेजेंगे। अब पता चला यहाँ से थोड़ा लिया, यहाँ से लिया, तो इसको रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए स्थापित करना पड़ता था कंपनी या कोठी। कोठी में पूरा सामान रख दिया जाता था, उसके बाद में इसको जहाज़ों के माध्यम से यूरोप भेज दिया जाता था।
तो कंपनी का अभिप्राय सिर्फ कोठी से है कि जिसको वहां पे जितना भी कच्चा माल आएगा उसको व्यवस्थित रूप से रखा जा सके और फिर उसे यूरोप भेजा जा सके। तो हम लोग सारणी बनाएंगे और क्या लिखा है, डचों द्वारा भारत में स्थापित कंपनी। तो एक तरफ आपको लिखना है कोठी, एक तरफ राज्य और एक तरफ वर्ष। पहली कोठी इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई, मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। किस वर्ष लगाई, तो 1605 में। इसके बाद में पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु। किस वर्ष, 1610। इसके बाद में सूरत कहाँ है, गुजरात वाले क्षेत्र में है। किस वर्ष लगाई, 1616 में लगाई। इसके बाद में कहाँ पे लगाई, तो विमलीपट्टनम। इसके बाद कहाँ लगाई, विमलीपट्टनम। ये वाला क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा, तो विमलीपट्टनम पड़ेगा बंगाल वाले क्षेत्र में। किस वर्ष लगाई, 1641 में लगाई। सबसे पहले मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम। इसके बाद में कराईकल, ये वाला क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु। ये विमलीपट्टनम सही कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश। ये किस वर्ष लगाई, तो 1645 ईस्वी में लगाई। इसके बाद में कहाँ लगाई, तो चिंसुरा में। इसके बाद में चिंसुरा कहाँ है, बंगाल में है। कब लगाई, 1656 में, नहीं 1665 में। इसके बाद में चिंसुरा के बाद में पटना। पटना कहाँ है, बिहार में है, 1658। इसको कर लेंगे सही, 56 कर लेंगे। इसके बाद में पटना के बाद में बालाशोर। ये कहाँ है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। किस ओर लगाई, 1658 में। इसके बाद में नागपट्टनम, तमिलनाडु। किस वर्ष लगाई, 1659 में। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे कोचीन। कोचीन में किस वर्ष, यहाँ कहाँ है, केरल में। किस वर्ष, 1661 में। तो ये इन प्रकार से उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की। इनका सन पूछा जाता है, कहाँ स्थापित की, वर्ष पूछा जाता है। इनके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार से मसूलीपट्टनम में किया था, कराईकल में किया था और किन क्षेत्रों में लगाई जाती है। जैसे आपको ऊपर पूछ दिया जाएगा कि डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपने टकसाल की फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पुलिकट में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी का ये नोट हो गया होगा। इसको सही कर लेंगे, 1600, इसको 63 कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ बिंदु बनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से डचों का पतन हुआ था, तो अब हेडिंग डालेंगे डचों का पतन। डचों का पतन। कहा जाता है कि कोई भी अगर काम होता है तो, या फिर कोई भी अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की स्थापना की जाती है तो किसी ना किसी दिन उसका पतन होता है, परंतु उस पतन के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। अब डचों के पतन का मुख्य कारण यही था कि जो अगली कंपनी आ रही थी वो इन पे धीरे धीरे वर्चस्व जमाने लगी। जैसे जो मुख्य कंपनी है ब्रिटिश लोगों ने इनके साथ कई युद्ध लड़े, जिसमें हम कह सकते हैं आंग्ल डच युद्ध। आंग्ल डच युद्ध 1652 से 54। इसके बाद में दूसरा युद्ध 1665 से 67। इसके बाद में तीसरा युद्ध 1672 से
74 और एक युद्ध हुआ 1681 से 84। ये 4 युद्ध हुए। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 में। इस बेदरा के युद्ध में बिल्कुल ही कह सकते हो डच बेदार हो गए, बिल्कुल परास्त हो गए। धीरे धीरे डचों का यहीं से 1759 से ही इनका धीरे धीरे वर्चस्व यहाँ से खत्म होने लगा। इसके अलावा और क्या कारण रहे होंगे, तो पतन का कारण एक ये हो सकता है कि अंग्रेजों को भारतीय शासकों द्वारा विशेष छूट, इसका मतलब यह है कि चाहे वो शुजाउद्दौला बात करें या हम बात करें फर्रुखशियर की, इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों को विशेष छूट दी थी कि आप क्या कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से अंग्रेजों को काफ़ी छूट थी, जिसके चलते वो अपने प्रोडक्ट को या और सस्ते दाम पर बेच सकते थे, और डचों को पास मजबूरी थी कि उनको टैक्स देना, उसको निकाल करके फिर बेचा जाए। तो इसलिए उनका धीरे धीरे क्या कह सकते हो, डचों के व्यापार में कमी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डचों के व्यापार में कमी आने लगी। इसके चलते भी इनका ये मुख्य कारण रहा डचों का। वास्तव में कारण यह है कि इतने ज़्यादा युद्ध लड़े, इसके अलावा बेदरा का युद्ध हुआ, और सबसे जो मुख्य कारण यही है कि डचों अंग्रेजों को जो है भारतीय शासकों के द्वारा बहुत सी विशेष छूट मिली थी जो डचों को नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण इनका पतन हो गया। अब डचों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, अब उनको देख लीजिएगा। तो हम हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य या डचों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पूछा जाता है कि डचों ने टकसाल की फैक्ट्री या टकसाल का कारखाना कहाँ लगाया था। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि पुलिकट में डचों द्वारा गोंड्रिया किले की स्थापना, और यहीं पे क्या लगाए जाते थे, यहां पे सिक्के ढाले जाते थे या टकसाल। इसके अलावा इन्होंने एक और कोठी बनाई थी या कह सकते हो कंपनी बनाई थी या किला बनाया था बालासोर में। बालासोर में गुस्ताव वशा किले का निर्माण। इसके अलावा पूछा जाता है डचों के द्वारा नील का व्यापार कहाँ से किया जाता था। तो डचों द्वारा नील का उत्पादन या नील का व्यापार कहाँ से किया जाता था, तो मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र से और सूरत वाले क्षेत्र से। कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह तो कपड़े के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो था भड़ौच। और भड़ौच कहाँ है, तो भड़ौच है गुजरात में। इसके अलावा पालकोल्लू, यहां जो है कपड़े की रंगाई की जाती थी। इसके अलावा जो मुख्य कारण डचों के पतन का रहा था, उसमें एक और आप लिख लेना, डचों के पतन का कारण यह रहा था उसमें कि उन्होंने अपने कंपनी के जितने भी शेयरधारी थे उनको 18% लाभांश दिया था। कंपनी धीरे धीरे कह सकते हो हानि की तरफ जा रही थी, तब भी उन्होंने जो है अपने जो शेयरधारी थे उनको लाभांश देना कम नहीं किया। जितना परसेंटेज शुरुआत से निर्धारित था उतना आखिरी तक निर्धारित रहा। लगभग में 200 साल इन लोगों ने क्या किया है, यही 18% देते रहे, जिसके कारण इसका पतन का कारण रहा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें एक दो पॉइंट और बनते हैं, जैसे सबसे समृद्ध कोठी
तो सबसे समृद्ध कोठी इनकी थी सूरत, क्योंकि यहाँ से इनका कपड़े का व्यापार बहुत अधिक होता था। और बाकी जो आपने पढ़ा है कि नील का उत्पादन यहाँ से होता था। एक पोर्टो नोवा जो था वो जो है कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रश्नों में पेपरों में सीधे पूछ लिया जाता है। पूछा जाएगा कि मसूलीपट्टनम डचों के संबंधित किस लिए प्रसिद्ध था, तो हम कह देंगे नील के व्यापार के लिए। इसी तरीके से पाल कोल्हू, इन तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।